So I'm going to discuss one of the topic which has been started by UGC in NEP 2020, that is the Indian Knowledge System or IKS. It is a comprehensive framework which is covering India's diverse intellectual and scientific heritage, and Department of Chemistry BVAU Lucknow has started this syllabus in this year. So basically we are studying chemistry, so one of the main purpose is to study the chemical aspect, or in other words I will say periodic table में जो एलिमेंट हैं उनका डेवलपमेंटल आस्पेक्ट जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में हुआ है उनके आस्पेक्ट को पढ़ने की बात की जा रही है। इस सिलेबस को स्टार्ट करने का पर्पज़ ये था कि जो लास्ट 20 to 30 इयर्स में डिफरेंट ग्लोबल कंट्रीज़ द्वारा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अपने नाम से रजिस्टर्ड की गई हैं उसको हम लोग समझें और उसको इंटैक्ट करने की कोशिश करें, जो हमारी हेरिटेज या इन्वेंट्रीज़ में जो डेवलपमेंटल आस्पेक्ट रहे साइंस और टेक्नोलॉजी के उसको। बट बिफोर द स्टार्ट आई वुड लाइक टू गिव द डिस्क्लेमर स्टेटमेंट, as I have studied the ancient history and also I am a student of chemistry at 90s. So whatever the information I am giving, that is based on the books and the different sources. Maybe it may not be the 100% sure or the confirmed because it is related with history, but of course it has been taken from some source or some authentic source. But before we start the ancient history scientific development aspect, we have to understand that what is the developmental aspect of earth. तो अगर जब हम अर्थ के डेवलपमेंट की या प्रोडक्शन की बात करते हैं तो जैसा हम सभी जानते हैं कि इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड बाय सन, ये सन से प्रोड्यूस हुआ है और एक टेम्परेचर गैप के बाद इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो अगर उस टेम्परेचर जोन में हम देखें तो जो इसके कोर और क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाने की पॉसिबिलिटीज़ है दैट आर आयरन ऑक्साइड, देयर सिलिकेट्स एंड मैग्नीशियम सिलिकेट्स। सो अगर मेटलर्जिकल एस्पेक्ट की बात करें तो जिन चीज़ों की जानकारी हमें स्टार्टिंग से थी या जिनकी बाहुल्यता थी वो थे आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम सिलिकेट्स ऑक्साइड्स और आयरन के रिस्पेक्ट में, यानी आयरन SI एंड मैग्नीशियम वाज द मेन कोर मेटल्स जिनकी हमें जानकारी थी। बट इनमें इवॉल्वमेंट कैसे हुआ, हाउ दीज नॉलेज हैज़ बीन इवॉल्व्ड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स विथ ह्यूमन ग्रोथ, तो उससे पहले ये ज़रूरी है समझना कि अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंटल एज या एरा क्या माना जाता है। तो जनरली ये मानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट में जब समझ या मेंटल बैलेंस आता है तो वो स्टोन एज की शुरुआत मानी जाती है। और स्टोन एज की शुरुआत जो हम कहते हैं दैट इज़ 30,000 BCE टू 3000 BCE. It may differ in some sources. कुछ sources में कहा जाएगा 30,000 BCE to 5000 BCE, and then Copper Age, which was 3000 to 1050, and then Iron Age, which was 1050 BCE to 500. दो टर्म यूज किए जाते हैं हिस्ट्री में एक्सप्लेन करने के लिए, वन इज BCE and अदर वन इज CE, and the other reference or nomenclature which has been used that are BC and AD. BC means before Christ and AD stand for Anno Domini, which is year for the Lord or Jesus. तो इसका मतलब जीरो से पीछे के जो हैं उन्हें हम BC या BCE कहते हैं और जीरो से आगे के जो ईयर हैं उन्हें हम CE या AD कहते हैं। तो अगर मेटल के एस्पेक्ट में हम बात करें तो स्टार्टिंग हुई थी स्टोन एज से एंड देन कॉपर एज और आयरन एज आते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि उस एरा में हमें कॉपर और आयरन की बहुत अच्छे से जानकारी थी। लेकिन what are the eras, what are the hierarchies in Indian cultures, or what are the kings
और व्हाट आर द डायनेस्टीज जो उस समय बहुत दिनों तक जिनका राज्य रहा है और जो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आता है वो हड़प्पन एरा आता है, स्टोन एज के बाद जो आता है वो हड़प्पन एरा आता है। देन वैदिक कल्चर आता है, देन मौर्यन पीरियड आता है, फिर गुप्तास का पीरियड आता है, फिर ऑफ कोर्स जो साउथ में किंग्स थे उनका एरा आता है। इन सब में कुछ न कुछ डेवलपमेंट हुए हैं साइंटिफिकली इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री आल्सो, जिनको हमें समझना है। जो हड़प्पन एरा है उसका टाइम पीरियड ब्रॉडली 3500 BC से अप्रॉक्सीमेटली 1500 BC तक माना जाता है। जो वैदिक एरा है जिसमें हम कहते हैं कि रामायण और महाभारत के इनिशियल फेज हुए, वो 1500 BC से 600 BC तक। मौर्यन एरा 350 से 180 BC के बीच में। गुप्तन एरा आपका 0 के बाद स्टार्ट हुआ, सो इट वाज इन 300 to 550 AD होता है। तो ये पीरियड हैं जिनमें हमें साइंटिफिक और केमिकल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। अब जब मैंने कहा कि एज जो थे आपके कॉपर एज और आयरन एज थे, तो यहाँ पे कॉपर एज को ही चैल्कोलिथिक पीरियड भी बोला जाता है। चैल्कोलिथिक इसलिए क्योंकि इस समय कॉपर और ब्रांज दोनों ही मेटल का इस्तेमाल किया गया और एक्सट्रैक्शन पार्ट भी उस समय हुआ। नॉर्मली इनका यूज एज एन टूल किया जा रहा था बिकॉज एग्रीकल्चर अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे था एंड हंटिंग वाज द मेन आस्पेक्ट फॉर देयर शेल्टर एंड फूड। सो उसके लिए जो हंटिंग के लिए वो टूल बनाते थे उनमें उस मेटल को यूज करते थे। सो चैल्कोलिथिक पीरियड में मेनली इनका जो यूज होता था मेटल्स का, वो उस टूल को बनाने में। बट येस, मेटलर्जी वॉज नोन टू देम क्वाइट ईजली। और अगर हम इस एरा में बात करें मेटलर्जी की, तो जो प्री हड़प्पन पीरियड था उस समय उन्हें कॉपर की अच्छी जानकारी थी। हड़प्पन एरा में इन्हें गोल्ड सिल्वर की जानकारी हो गई थी। तो बेसिकली बिफोर क्राइस्ट और 00 से पहले ये जितने भी मेटल प्राइमरी हैं उनकी जानकारी हो गई थी। अगर हम बात करें कॉपर, जिंक, टिन, गोल्ड, सिल्वर। लेकिन जो इनका माइनिंग, स्मेल्टिंग या जो मेटलर्जिकल एस्पेक्ट था उसका डेवलपमेंट मेनली मौर्यन, कुषाणास, गुप्ता या लेटर हिंदू किंगडम में जो चोल चालुक्य थे उनके पीरियड में हुआ। तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि जो मेजर एस्पेक्ट थे जो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कुषाणा पीरियड माना जाता है। कुषाण पीरियड जो है, अगर हम देखें तो जो कुषाण पीरियड है वो BC से जस्ट पहले, यानी अप्रॉक्सीमेटली 200 BC से लेके 50 BC तक माना जाता है। एंड वन ऑफ द मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस पीरियड वाज द यूज ऑफ गोल्ड कॉइन्स, and this is the era when the gold coins which have been used, they are highly pure gold metal। और जब उसको आज के एरा में एक्सरे फ्लोरेसेंस और न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस से देखा गया है, द गोल्ड प्योरिटी वाज 22 to 24 कैरेट एंड typically by weight it is 95 to 99%. Remaining quantity 0.5 0.2% is silver and copper, and some few of the cases there are few trace element, but the purity is maximum. Even in the later stage different gold coin has been used by other dynasties also, but the purity is not so high. What does it means? They are fully aware about the metallurgical aspect of gold
even 2500 years ago. So we should look into that how much they are aware. The another best example is the Iron Pillar of Delhi, which is near to the Qutub Minar complex. अब इसको लौह स्तंभ बोला जाता है और ये बेसिकली 400 AD के आसपास बनाया गया, मतलब आज से लगभग 2100-2200 साल पहले। तो आयरन एक ऐसा मेटल होता है जिस पे अगर हम मे बी 50 ईयर या 100 ईयर तक छोड़ें तो उसमें रस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सेव दिस फ्रॉम corrosion, but still this demonstrate the metallurgical skills। ये आज भी बिल्कुल उसी तरह से खड़ा है। And this showcase the ancient Indian knowledge of iron working। I mean, there is no rusting, no corrosion. So iron pillar which is remain intact from last 2500 year without rusting, without oxidation, and it is corrosion resistance. A lot of research is going on from last 100 to 200 year for corrosion and other electroplating and other things, but still it was well known to our ancestors even 2500 year ago. So we need to understand that, we need to inculcate that knowledge in ourselves. Regarding the gold metallurgy, they were using melting and casting method for early processing, because gold has been used in Gupta's period, Kushana periods, even in Maurya and other period also, for coins. And yes, in Kushana period it was the most pure form, but it means they were aware of this one. For iron also, they were well aware from the smelting process, and the previous example, that Iron Pillar of Delhi, is one of the example. They were using 2 ores of iron, hematite and magnetite, and doing it the smelting process in Bloomery furnaces. What generally they are doing? They are doing the reduction through carbon monoxide, and it was reduced into iron. Of course, it was a rough iron with slag, but in the later state they also started to prepare steel by this one. Similarly, in the case of copper, they were well aware about the extraction of copper by their ores, malachite, chalcocite, chalcopyrite, and similarly they were reducing it with charcoal. I mean, Cu2 is reduced by carbon and into Cu. So around 7000 years ago, they are well aware, and it all occurs in our Indian system. So it means they're well aware from these things. We have to learn these aspects in detail. For example, I will give one of the example of de Broglie equation. De Broglie equation says that a particle can exist in a two way. The one is in matter state and wave state. If the particle is very small, like electron, neutron, proton, generally the associated wave we get
in the range of 10 power minus 12, 10 power minus 14 or 10 power minus 10 meter. But if we are considering a human body or a large body, the associated wave we will get in the range of 10 power minus 35 minus 40, which is not significant in present scenario. लेकिन जो हम लोग बात सुनते हैं hypnotized ध्यान, it means probably वो short wavelength को भी लोग कंट्रोल करना जानते थे. So this is the strength of our ancient science which we have to learn. हम बहुत से भस्म की बात करते हैं, मेडिकल पर्पस से बहुत से भस्म यूज किए जाते हैं, जिनको हम पिछले 3-4 हज़ार सालों से, साइंटिफिकली 3-4 हज़ार सालों से अपने लिटरेचर में सुनते आ रहे हैं. एंड इट इज़ वेल प्रूवन बाय कार्बन डेटिंग डेटा एंड अदर कि उनका इस्तेमाल किया गया है मेडिकल पर्पस से. तो एक्चुअली ये जो भस्म है वो क्या है? दे आर नैनो पार्टिकल्स, दे आर मेटल भस्म विद कार्बन एस, जिसको आज हम क्या कार्बन क्वांटम डॉट कहते हैं. तो बेसिकली आज जो हम विद द एडवांसमेंट ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स इतना हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, वो हमारे एंसेस्ट्रल को काफ़ी पहले से ही डिटेल में पता था. ज़रूरत थी कि हम उस चीज़ को समझें, हम उस चीज़ को पहले इनकवर करने की कोशिश करें. That what they have already gained, we should understand that and then we should move forward. So this is one of the most important aspect to start this course. I will try to get one more addition to this one regarding the bhasma and other things. So thank you.